आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे। आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा कुछ कमाल, करके दिखा कुछ कमाल, तो तुझ पर लोग अभिमान करेंगे। यानी अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो जब तक उस कार्य को करते वक्त आपको सफलता नहीं अर्जित हो जाती, तब तक आपको समाज द्वारा कई तरह के कटु शब्दों का सामना करना पड़ सकता है, कई तरह की सामाजिक उपेक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है। इन सामाजिक उपेक्षाओं और इन कठोर शब्दों से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। हम एक निर्भीक और निडर पथिक हैं। जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते तब तक हमें अपनी इस यात्रा को जारी रखना होता है। सफलता ही हमारी इस यात्रा का डेस्टिनेशन यानी अंत होता है। यानी आपको इन सामाजिक उपेक्षाओं और किसी भी चीज से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी मेहनत पर यकीन रखना होगा और कुछ ऐसा कर दिखाना होगा कि जो मुख आपके विपरीत शब्दों का प्रयोग किया करते थे, वही मुख आपके स्वर की धारा के साथ बहना शुरू कर दें। दोस्तों, आज के इसी सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर आ चुका हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए मैथ्स के लेक्चर के साथ 8:30 बजे मैं रेगुलर आता हूं। तो उसी श्रृंखला में आज मैं आ चुका हूं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के लेक्चर नंबर 4 को लेकर। दोस्तों, लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस चैप्टर में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं रिलेटिव स्पीड की, यानी सापेक्षिक चाल की। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पोर्शन जो इस चैप्टर का है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड पर ही बनते हैं। और आगे आने वाले 2 छोटे चैप्टर ट्रेन और बोर्ड एंड स्टीम जो इसी चैप्टर्स के एंड में आएंगे, वो भी आपके रिलेटिव स्पीड के ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो सवाल उठता है कि दोस्तों रिलेटिव स्पीड क्या होता है। तो सबसे पहले रिलेटिव यानी सापेक्षिक चीज को समझते हैं। जब हमारे घर कोई आता है तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति हमारा रिलेटिव है, यानी हमारा रिश्तेदार है, या हमसे कहीं ना कहीं रिलेट करता है। रिलेटिव का मतलब होता है कि हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो व्यक्ति किसी ना किसी माध्यम से हमसे रिलेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घर में मामा आते हैं तो मैं कहता हूँ ये मेरे रिलेटिव हैं। रिलेटिव का मतलब ये मुझसे रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं? ये मेरे मदर के ब्रदर हैं, यानी माता जी के भाई हैं। तो हर चीज का एक रिलेशन होता है, हर चीज एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है, यानी किसी के रेस्पेक्ट में होती है। तो अगर स्पीड को किसी अदर स्पीड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाए तो उसी को रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। अब इसको मैं अगर आपको भौतिक उदाहरण या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और कोई ट्रेन 40 की स्पीड से जा रही होती है, तो आपको वो ट्रेन 40 की स्पीड से ही जाती हुई दिखती है। लेकिन अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी चलती हुई या किसी ट्रेन के अंदर बैठ जाएं, जो ट्रेन खुद ब खुद चल रही है, और उसके बगल से कोई चलती हुई ट्रेन चली जाए, तो आपको उस ट्रेन की एक्चुअल स्पीड नहीं दिखती। ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अक्सर हम सभी ट्रेनों में यात्रा करते हैं तो हम खिड़कियों से देखते हैं कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं। पेड़ पीछे की तरफ नहीं जाते, हम आगे की तरफ जाते हैं। ये भ्रम कैसे होता है? तो ये रिलेटिव स्पीड कारण होता है। या उतनी बड़ी रेलगाड़ियां जब विपरीत दिशाओं में चलती, हम किसी एक ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं और बगल से कोई दूसरी ट्रेन गुजरती है, तो बहुत कम समय में एक दूसरे को पार करके निकल जाती है। जबकि वही ट्रेन अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो हमें पार करने में उसके अपेक्षा ज़्यादा समय लेती है। आखिर ये ऐसा क्यों होता है? ये होता है दोस्तों रिलेटिव स्पीड के कारण, यानी सापेक्षिक चाल के कारण। तो सापेक्षिक चाल को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव स्पीड कहता है कि अगर 2 वस्तुओं का मूवमेंट हो, यानी अगर 2 वस्तुएं चल रही, अभी तक जितने चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े वहां पर कोई एक ही वस्तु का मूवमेंट है, कोई एक ही ऑब्जेक्ट चल रहा था। रिलेटिव स्पीड कहता है कि अगर 2 वस्तुएं एक साथ चलती हैं, यानी एक साथ मूव करती हैं, तो एक वस्तु की चाल अगर दूसरे वस्तु के रेस्पेक्ट में निकाली जाए तो उसी को रिलेटिव स्पीड कहा जाता है, यानी सापेक्षिक चाल, किसी के सापेक्ष में स्पीड की गणना करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्रेन में बैठे हैं और हमारी ट्रेन 40 की स्पीड से जा रही है, तो हम अगर बाहर पेड़ को देखें खिड़की से, तो पेड़ हमें 40 की स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखेगा। यही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप रिलेटिव स्पीड में सबसे पहला पॉइंट यही लिख सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड कहता है कि रिलेटिव स्पीड में 2 ऑब्जेक्ट का चलना कंपलसरी है। और अगर 2 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अगर 2 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड को निकालना ही रिलेटिव स्पीड कहलाता है। पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना चाहिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। दूसरा कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का कहता है कि अगर 2 वस्तुएं मूव कर रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। एक वस्तु इधर जा रही 40 से और एक वस्तु इधर जा रही है 50 से। तो
कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का कहता है कि अगर आप इस वस्तु पर हैं, यानी आप ऑब्जर्वर हैं, प्रेक्षक हैं, आप जिस पर है, आप जहां से कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ऑब्जर्वर होता है और जिसको देख रहे हैं वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आप इस ऑब्जर्वर यानी इस वस्तु पर बैठे हुए हैं तो रिलेटिव स्पीड कहता है कि आपकी स्पीड ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी, यानी उस वस्तु को मिल जाएगी इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर दो वस्तुएं चल रही हैं और एक वस्तु में मैं बैठा हूं तो मेरे वस्तु की स्पीड दूसरी वस्तु को अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगी। और यही कारण है कि आपकी ट्रेन 40 से आगे जाती है तो आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, यानी आप 40 से जा रहे हैं तो आपकी स्पीड ट्रेन को मिल जाती है, सॉरी पेड़ को मिल जाती है इन अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए आपकी ट्रेन आगे जाती है तो लगता है पेड़ 40 की स्पीड से कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। यही कारण है कि जब दो ट्रेनें अपोजिट में चलती हैं तो बड़ा जल्दी पार करके निकल जाती हैं, लेकिन सेम में चलती हैं तो पार करने में टाइम लगता है। क्योंकि जब अपोजिट में चलती हैं तो मान लीजिए दो ट्रेनें अपोजिट में चल रही हैं, ये 40 से ये 50 से, और आप इस ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो आपकी ये स्पीड इधर मिल जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में और ये दोनों स्पीड जुड़ के हो जाएगा 90। तो स्पीड बढ़ जाता है, तो स्पीड बढ़ने से टाइम क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। जबकि ट्रेनें सेम चलती है तो स्पीड माइनस होता है, यानी कम हो जाता है, और स्पीड कम होने से टाइम क्या लगता है, ज़्यादा। इस पर अभी डिटेल चर्चा हम लोग और करेंगे। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताया कि रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है। मतलब आपको बस ये समझना है कि यहाँ से इस जितने क्वेश्चन आगे अब आने वाले हैं वहाँ पर एक नहीं दो वस्तुएं चलेंगी। अभी तक तो केवल एक ही वस्तु चल रही थी और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करें रिलेटिव स्पीड के, तो सबसे पहले कुछ जानकारियां हैं महत्वपूर्ण जो आपको नोट कर लेनी चाहिए और जिसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड कहती है, जो हम लोग बचपन से रट ही लेते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं हम इसको रट लेते हैं। कैसे रटते हैं कि अगर दो वस्तुओं की चलने की दिशा सेम है, S1 स्पीड एक की S2 स्पीड, तो इनकी रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, मतलब S1 माइनस S2 हो जाती है। और अगर इनके चलने की डायरेक्शन अपोजिट है तो इनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है, मतलब S1 प्लस S2 हो जाती है। अक्सर हम लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि डायरेक्शन जब सेम होता है तो स्पीड को माइनस करना होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है तो स्पीड को प्लस करना होता है, और इस चीज़ को हम रट लेते हैं। देखो, इसको रटने की जरूरत नहीं है। क्या ये सब जगह अप्लीकेबल है? नहीं, इसको रटिए नहीं, समझिए। डायरेक्शन सेम होने में हम लोग स्पीड माइनस करते हैं, तो सवाल उठता है कि डायरेक्शन सेम होने में हम लोग स्पीड माइनस करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने नाव और धारा पढ़ा होगा, बोर्ड एंड स्ट्रीम, तो वहाँ हमें बताया जाता है कि जब नाव और धारा की दिशा एक ही होती है तो दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। वहाँ डायरेक्शन सेम में ऐड होता है, जबकि यहाँ डायरेक्शन सेम में क्या हो रहा है, माइनस। वहाँ जब नाव और धारा की दिशा विपरीत होती है तो वहाँ पर हम लोग घटाते हैं, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या बोट एंड स्ट्रीम में ही ऐसा होता है उल्टा और बाकी सब जगह यही लगता है? तो नहीं, ऐसे इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर दो वस्तुएं चल रही हैं और उन दोनों वस्तुओं के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई संपर्क, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, भौतिक संपर्क नहीं है, तब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। यानी अगर दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है, दोनों अलग अलग चल रही हैं, तब स्पीड आपका सेम में माइनस, अपोजिट में क्या होगा, प्लस। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, संपर्क है, तो सेम में बच्चों माइनस की जगह हो जाएगा प्लस और अपोजिट में क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए नाव और धारा में जो नाव होती है वो धारा के संपर्क में होती है, कांटेक्ट में होती है। इसलिए नाव और धारा में सेम डायरेक्शन में हम लोग ऐड करते हैं और अपोजिट में क्या करते हैं, माइनस। ये क्यों होता है? तो ये इसका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा एग्जाम्पल देकर मैं फटाफट अगर आपको इस चीज़ को समझाऊँ प्रैक्टिकली, तो आपने जरा ध्यान दिया होगा, जब भी आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो शॉपिंग मॉल में सीढ़ियाँ चलती हैं, स्वचालित सीढ़ियाँ, जिसे हम लोग एक्सेलरेटर कहते हैं। सीढ़ियाँ, स्वचालित सीढ़ियाँ यानी एक्सेलरेटर। अगर मान लीजिए सीढ़ी ऊपर जा रही और आप इस सीढ़ी पर नीचे की तरफ उतरें, आप सीढ़ी पर नीचे उतर रहे हैं और सीढ़ी ऊपर जा रही, तो आपको नीचे उतरने में ज़्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा? कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है और आप उसी सीढ़ी का प्रयोग करके नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपको समय ज़्यादा लगेगा या कम? ज़्यादा लगेगा। सीढ़ी ऊपर जा रही है और आप उसी पे नीचे उतर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, समय क्या लगेगा, ज़्यादा। समय ज़्यादा लगने का मतलब स्पीड कम होगा, क्योंकि स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है। और स्पीड कम होगा जोड़ने से कि घटाने से? तो ऑब्वियस सी बात है, घटाने से। यानी इसमें डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर स्पीड क्या होगी, माइनस। क्यों होगी माइनस? क्योंकि आप इस एक्सेलरेटर के कॉन्टेक्ट में है, सीढ़ी नीचे आ रही है
सीढ़ी ऊपर जा रही है और आप नीचे आ रहे हैं और उसी सीढ़ी के कांटेक्ट में है, तो आपका ये क्या हो जाएगा माइनस। और अगर आप बगल वाली सीढ़ी पर आते हैं, कांटेक्ट नहीं होता, तो वहां पे प्लस हो सकता है। तो आप सिंपली ऐसे याद रखिए स्पीड के केस में, रिलेटिव स्पीड के केस में, कि अगर दो वस्तुएं चलती है तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है और रिलेटिव स्पीड कहता है कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड दूसरे ऑब्जेक्ट को मिल जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि अगर दो वस्तुएं चल रही हैं तो इस वस्तु से आप इस वस्तु को देखें तो भी रिलेटिव स्पीड वही मिलेगी, और इस वस्तु से अगर आप इधर वाली वस्तु को देखें तो भी रिलेटिव स्पीड वही मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ट्रेन 40 से जा रही है और अगर आप पेड़ को देखोगे तो पेड़ 40 से पीछे जाता हुआ दिखेगा, और अगर कोई बंदा पेड़ के ऊपर बैठा है तो उस बंदे को आपकी ट्रेन 40 से आगे जाते हुए दिखेगी। यानी न्यूमेरिक वैल्यू क्या रहती है रिलेटिव स्पीड में, सेम। यानी रिलेटिव स्पीड में ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंटरचेंज कर दी जाए तो स्पीड में कोई चेंज नहीं होता। इस बात को जरा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। इधर से उसको देखें या इधर से उसको देखें, ट्रेन से आदमी को देखें या आदमी को ट्रेन से देखें, रिलेटिव स्पीड में कोई चेंज नहीं होने वाला। मतलब यहाँ पर स्पीड हो जाएगा कॉन्सेप्ट कांस्टेंट, और हमें पता है जहाँ स्पीड कांस्टेंट होता है वहाँ पर डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, टाइम के। तो उस चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताया रिलेटिव स्पीड के बारे में। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो यही था, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, आप इसको अपने नोट्स बनाते हैं वहाँ जरूर नोट करिएगा। रटिए कभी भी नहीं, डायरेक्शन से माइनस करना है, लेकिन कब, जब दोनों चलने वाली वस्तुओं के बीच में कांटेक्ट नहीं है और अपोजिट है तो क्या करना है प्लस, अगर कांटेक्ट नहीं है तब, और अगर कांटेक्ट है तो सेम में करना है प्लस, अपोजिट में करना है माइनस, जैसा कि हम लोग बोट एंड स्ट्रीम में करते थे। फिलहाल इस चैप्टर में जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो ज्यादातर हमारा कांटेक्ट नहीं वाला ही केस आएगा, उसी का यूज करेंगे। क्वेश्चन आपके कांटेक्ट वाले ही बन सकते हैं, और ऐसा नहीं कि बोट एंड स्ट्रीम में यही लगता है, वहां पे भी डिपेंड करेगा, तो ये वाला भी कहीं कहीं हम लोग यूज करेंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। तो उम्मीद करता हूं इतनी चीजों में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं, जरा इसके बारे में कुछ और बातें कर लें, फिर आएंगे हम लोग क्वेश्चंस करते हुए देखेंगे। तो इसको मैं रब कर दे रहा, जो लोग नोट नहीं कर पाए हों वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो बैक करके भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ये इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे प्रॉपर देखें, समझें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और एंड होने के बाद अपने फीडबैक्स देना कमेंट्स में ना भूलें। तो दोस्तों हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फॉर्मूला आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था। तो सवाल उठता है कि हम जब रिलेटिव स्पीड में आ चुके हैं तो क्या यहाँ कोई फॉर्मूला अलग होगा? नहीं, यहाँ कोई फॉर्मूला अलग नहीं होगा, बस ये स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड हो जाएगा और डिस्टेंस की जगह भी रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा, और कोई चेंज फॉर्मूले में नहीं आने वाला। कॉन्सेप्ट सारे वैसे ही रहेंगे, फॉर्मूला बेसिक सा वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। बस स्पीड की जगह हम लोग रिलेटिव स्पीड लेंगे और डिस्टेंस की जगह रिलेटिव डिस्टेंस लेंगे। तो सवाल उठता है कि रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है। रिलेटिव स्पीड के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली, रिलेटिव डिस्टेंस किसे कहते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है, तो आइए जरा उसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक चोर है, यह है पुलिस, और एक चोर है, यहां पर है थीफ। ये थीफ है और ये पुलिस है। पुलिस और चोर हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। जब पुलिस ने चोर को देखा तो पुलिस और चोर के बीच की दूरी मान लीजिए 100 मीटर थी, 100 मीटर। मेरी बात जरा समझिएगा, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी है, समझ में आ रहा होगा, चोर पुलिस आप उसको समझ जाइए, क्योंकि मार्केट से ड्राइंग बनाना उतना आसान काम नहीं होता, फिर भी समझने के लिए आपके लिए है। मान लीजिए पुलिस है, मान लीजिए थीफ है। जब पुलिस ने चोर को देखा तो चोर उससे 100 मीटर आगे खड़ा था। अब मुझे एक बात बताइए, चोर भागना शुरू करेगा, पुलिस भी पीछा करना शुरू करेगा, तो ये दोनों कैसे भागेंगे? चोर इधर आएगा, पुलिस इधर आएगा। इतना तो ईमानदार चोर है नहीं, कहेगा आओ मुझे पकड़ लो, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, पुलिस और चोर का पीछा होगा तो दोनों की चलने की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें तो बताया नहीं कि डायरेक्शन सेम है, नहीं है। थोड़ा 1300 ग्राम का भगवान ने दिमाग दिया, उसका कॉमन सेंस यूज कर लो। चोर पुलिस के पास नहीं आता, वो चोर दूर ही भागेगा। तो यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन में अगर वर्ड यूज किया है चेस कर रहा है, तो चेस कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता, चेस हमेशा क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, सेम। ओवरटेक कर रहा, तो ओवरटेक भी हमेशा किस में होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। तो इन छोटी छोटी चीजों पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना
चाहिए कि चेस हो गया, ओवरटेक हो गया, इसका मतलब डायरेक्शन क्या होता है, सेम। अपोजिट होगा तो वहां पर मेंशन इस चीज को कर दिया जाएगा। अब पुलिस पीछा करना शुरू करेगा, चोर भागना शुरू करेगा और भागते भागते किसी एक जगह पर आकर ये दोनों पकड़ लेंगे। दोनों को पकड़ने का मतलब ये है कि पुलिस भी यहाँ पर होगा, चोर भी यहाँ पर होगा, दोनों एक ही जगह पहुंच जाएंगे। भाई पुलिस चोर को कब पकड़ेगा, जब दोनों एक ही जगह होंगे। ऐसा तो है नहीं कि 100 मीटर दूर पुलिस खड़ा होगा और चोर ऑटोमेटिकली पकड़ा जाएगा। पकड़ने का मतलब, कैच करने का मतलब होता है, ओवरटेक करने का मतलब होता है दोनों एक ही पॉइंट पर पहुंच गए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा है, चोर यहां से यहां भागा और पुलिस यहां से यहां गया। पुलिस पूरी इतनी दूरी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और चोर केवल इतनी दूरी डिस्टेंस कर रहा है। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस पुलिस ट्रेवल कर रहा है और वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कौन सी है, ये बीच वाली। ये बीच वाली क्या है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस। और इसी डिस्टेंस को हम लोग रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस कहते हैं, यानी सापेक्षिक दूरी कहते हैं। यानी छोटे शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं। नोट्स बनाते हैं तो आप इस चीज को जरूर नोट करिएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट, दो गतिमान वस्तुओं के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस यानी सापेक्षिक दूरी। डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिलेटिव डिस्टेंस। दो गतिमान वस्तुओं के बीच की दूरी को सापेक्षिक दूरी कहा जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों वस्तुओं के चलने की डायरेक्शन सेम है या चलने की डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों ही केस में डिस्टेंस जो दोनों के बीच की है उसी को हम लोग क्या मानेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस। अगर ये चोर इधर की तरफ आता और ये पुलिस इधर की तरफ जाता तो भी डिस्टेंस हमारा 100 होता, और अगर दोनों सेम में जा रहे हैं तो भी रिलेटिव डिस्टेंस हमारा 100 ही होगा, क्योंकि रिलेटिव डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। डायरेक्शन पे डिपेंड केवल क्या करता है, रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षिक चाल। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई बिल्कुल डिटेल में आराम से एक एक चीज़ पढ़ते हुए हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल बरोबर है। तो कमेंट में लिखिए बरोबर है। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर समझाई। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए बढ़ते हैं इसके फाइनल पार्ट की तरफ कि और हमें क्या करना है और किस चीज़ का यूज़ करना है। तो देखो ये तो मैंने आपको बता दिया रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में क्या करना है, अपोजिट में क्या करना है, रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है। तो दो चलने वाले वस्तुओं के बीच की दूरी को ही रिलेटिव डिस्टेंस कहते हैं, और वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अगर दो वस्तुएं विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो भी डिस्टेंस वही होगा, और अगर सेम में चल रही है तो भी डिस्टेंस वही होगा। मतलब रिलेटिव डिस्टेंस हमारा डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। सापेक्षिक दूरी चलने वाली वस्तुओं की दिशाओं पर निर्भर नहीं करती। शुद्ध हिंदी शुद्ध अंग्रेजी दोनों मैं आपको समझा रहा, दो ही भाषाएं आती हैं, तीसरी संस्कृत आती है, उसमें समझाऊंगा तो सब 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आए उस लैंग्वेज में आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें इस चैप्टर में यूज करनी है, यहां से क्वेश्चन में यूज करनी है, वो क्या है, तो वही 3 पुरानी बातें। कौन कौन सी? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अगर दूरी समान है तो चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अगर समय समान है, चाल और दूरी में समानुपाती संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। और अगर चाल समान है तो दूरी और समय में भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब सब जगह डायरेक्ट होता है, केवल एक ही जगह इनवर्स होता है जब कौन सी चीज़ कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट, जिसका यूज़ हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में किया था। जिन लोगों ने पुरानी 2 क्लासेस नहीं की हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है पुरानी 3 क्लासेस के, तो अगर किसी ने नहीं की हो तो आप उन क्लासेस को भी पहले कर लें। इसको तो आज लेक्चर देख ही लें, उसके बाद लेक्चर ओवर होने के बाद पहले उन 3 क्लासेस को पढ़ लें, फिर यहाँ पर आए तो आपको सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बीच में पोर्शन होगा जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो उनको भी समझ में आएगा, बट वो मज़ा नहीं आएगा जो एक सीक्वेंस में पढ़ने का है। अगर मज़ा है तो बताइए कमेंट में, बिल्कुल मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको बेहद मज़ा आ रहा होगा क्योंकि मैंने प्रॉपर हर चीज़ डिटेल में बताई है, बेसिक से लेकर 3-3, 4-4 मेथड, फॉर्मूले, ट्रिक्स, हर चीज़ों को मैंने बताया है। बस आग नहीं लगाया है, चौराहे पे फांसी नहीं लगाया है और बम नहीं फोड़ा है, क्योंकि हम लोग इतने हिंसक आदमी नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। तो इस चीज़ का हमें बस ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे तब जब चलने वाली वस्तुओं का समय समान हो। रिलेटिव स्पीड का एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है जो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि रिलेटिव स्पीड तभी लगता है
जब दोनों वस्तुओं के चलने का समय समान हो, मतलब दोनों वस्तुएं एक ही समय पर चलें, अलग अलग समय पर नहीं चलनी चाहिए। एक ही समय पर चल रही हैं तो आप रिलेटिव स्पीड का यूज़ कर सकते हैं, और अगर अलग अलग समय पर चल रही हैं तो पहले उनको सेम बनाएंगे, फिर रिलेटिव स्पीड का हम लोग यूज़ करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो क्वेश्चंस लेंगे वहां पर हमारे जो दोनों वस्तुओं के चलने का जो समय होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे तो डिफरेंट टाइम वाले पे भी बात करेंगे। अब इसमें कई सारे वेरिएशंस हैं, तो एक एक करके सिस्टमेटिकली सब पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू सारी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ें, डेटा को दिमाग में रखें और समझें, फिर मैं देखें कि मैं उसे सॉल्व कैसे कर रहा। और जो लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिस किसी भी प्रोसेस से करते हो, वो सॉल्व करके अपने आंसर्स कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वो कह रहा है 2 कार A and B स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम सर्टेन प्लेस एट द स्पीड ऑफ 30 and 45 किलोमीटर पर आवर। दो कार हैं A और B, दो कार A और B हैं जिनकी स्पीड दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। दोनों एक ही पॉइंट से चलना शुरू करती हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में चलती हैं, एक ही पॉइंट से चलना शुरू कर दी। द कार रीचेस बी, ए और बी है, दोनों की स्पीड आपको दे रखा है कि चलती हैं 30 और 45 की रेस्पेक्टिवली। द कार बी रीचेज द डेस्टिनेशन 2 आवर्स अर्लियर देन ए। जो बी वाली कार है, ऑब्वियसली बात है कि इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा। ये डेस्टिनेशन पर पहली कार मतलब ए वाले से 2 घंटा पहले पहुंच जाती है। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, पॉइंट एंड डेस्टिनेशन, स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन के बीच की दूरी क्या है। क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊं तो दो कारें हैं जो यहां से चल रही हैं मान लीजिए, और दोनों कार चलती हैं और यहां डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। कार ए भी यहीं से चलती है और कार बी भी यहीं से चलती है, और दोनों के चलने का समय क्या है, समान है। कार ए की स्पीड चूंकि कम है तो कार अभी ए चल ही रही होगी, रास्ते में होगी, तब तक कार बी पहुंच जाएगी, और उसके ठीक 2 घंटे बाद कार ए भी वहां पर पहुंचेगी। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि कार ए को पहुंचने में कार बी की तुलना में 2 घंटे ज़्यादा समय लगता है। तो बताइए ये दूरी क्या है, यानी डिस्टेंस क्या है। अब मेरी बात जरा ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को करना कैसे है। छोटा सा एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले लिया है ताकि चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हों, तो आगे हम लोग इसको यूज़ प्रॉपरली करें। जिस पॉइंट से कार ए चली थी और जहां जा रही है उसी पॉइंट से कार बी भी चली थी और वहीं पर वो भी जा रही है, मतलब डिस्टेंस क्या है, सेम। जितनी डिस्टेंस कार बी ट्रेवल कर रही है उतनी डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा, कार ए भी ट्रेवल कर रही है। यानी बी और ए दोनों समान डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट। अरे बोलो, डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट। और हमने पढ़ा है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। तो देखो स्पीड 30-45 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 30 और 45 का रेशियो क्या होता है। अगर मैं 30 और 45 का रेशियो यहाँ लिखूं तो 2:3, 15 से घटेगा, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3:2। यानी कार ए को लगेंगे 3 घंटे तो कार बी को लगेंगे 2 घंटे। कितने का अंतर है, 1 घंटे का, 1 यूनिट का। इसी 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है 2 घंटे, यानी इस कार को लगेंगे 6 घंटे, मल्टीप्लाई कर दिया, और इस कार को लगेंगे 4 घंटे। यानी कार बी 4 घंटे में ही पहुंच जाएगी, जबकि कार ए को पहुंचने में 6 घंटे का समय लगेगा। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो 2 घंटा लेट पहुंच रही थी। तो हमसे पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर बच्चों क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। तो अगर मैं कार की स्पीड ए लूँ 30, तो ए का टाइम कितना है, 6, यानी 180 किलोमीटर। अगर मैं बी वाले से लेके चलूँ तो 45, और उसका टाइम कितना है, 4, 45 × 4 भी कितना आएगा, 180 किलोमीटर। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस, और दोनों सेम आएगा। कोई दोनों डिस्टेंस क्या चल रहे थे, सेम चल रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये क्वेश्चन आपके पिछले ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। तो यहाँ हमने बात कर ली, यहाँ पे क्या कांस्टेंट था, डिस्टेंस। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे कभी डिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा, कभी टाइम भी कांस्टेंट होगा, कभी स्पीड भी कांस्टेंट हो सकता है। जितने एग्जाम्पल अभी तक किए थे वहाँ पर हमारे पास क्या कांस्टेंट था, डिस्टेंस। तो दोस्तों आज के छोटे से क्वेश्चन से हम लोगों ने शुरुआत की, श्री गणेशाय नमः। आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आइए जरा देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करो दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है अ थीफ स्पॉटेड बाय अ पुलिस फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। यानी
एक पुलिस ने एक चोर को देखा, ये पुलिस है और ये चोर है, पुलिस एंड थीफ। तो एक पुलिस ने जब चोर को देखा तो जो पुलिस और चोर के बीच की डिस्टेंस थी वो आपको दे रखा है 100 मीटर का। पुलिस और चोर के बीच की जो डिस्टेंस थी वो आपको दे रखा है 100 मीटर का। ये डिस्टेंस 100 मीटर है, 100 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कह रहा है व्हेन द पुलिस स्टार्ट द चेस, जब पुलिस ने इस चोर का पीछा करना शुरू किया, चोर ने भी भागना शुरू कर दिया, चोर भाग रहा है, पुलिस पीछा करना शुरू कर रहा है। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग, चोर भागना शुरू कर दिया। इफ द स्पीड ऑफ द थीफ इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द पुलिस इज 10 किलोमीटर पर आवर, इस थीफ की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है और इस पुलिस की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, दोनों ने आंखों आंखों में इशारा की, आओ साजन हम तुम भागे, तुम मेरे पिया हो, मुझे दौड़ाओगे और मुझे पकड़ लोगे। तो ये साजन और प्रिया की दौड़ शुरू हुई और इस साजन और प्रिया के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 100 मीटर। साजन भाग रहे हैं 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और प्रिया उनका पीछा कर रहे हैं अर्थात पुलिस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है, तो कह रहा है कि बताइए कि जब चोर पकड़ा जाएगा तब तक वह कुल कितनी दूरी चल चुका होगा। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ फार दैट विल हैव रन बिफोर थीफ टू इट ओवरटेकन, मतलब ओवरटेकन या कैच करने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। मतलब हमें चोर की क्या निकालनी है, डिस्टेंस। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, कान खोलकर और आंखों को यहां लगाकर। व्हाट्सएप के मैसेज बाद में पढ़ लेना, मैडम कहीं जाने वाली नहीं है, लॉकडाउन वैसे ही है, कहीं कोई घुमा नहीं सकता, तो आपका स्कोर पूरा का पूरा बरकरार है। तो इधर की तरफ ध्यान दे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चोर भागा, उसी टाइम पुलिस ने पीछा करना शुरू कर दिया। अब जरा मेरी बात समझिएगा। मान लीजिए मेरी मैडम ने मुझे दौड़ाया और मैं अपने घर से भागा, ठीक उसी समय मेरी मैडम ने बेलन लेके मेरा पीछा करना शुरू किया। मैं भागा अपने घर से, मेरी मैडम ने बेलन लेके उसी समय मेरा पीछा करना शुरू किया और चौराहे पर मुझे पकड़कर कूट दिया। तो कहने का मतलब क्या है, जितने समय मैं घर से चौराहे तक भागा उतने ही समय में मेरी मैडम ने मेरा पीछा करते हुए चौराहे पर जाकर मुझे क्या कर दिया, कूट दिया। कूटने का मतलब ये है, समझ ही गए होंगे, सारे मर्द कूटे जाते हैं अपनी महिलाओं से, तो ये एक सामाजिक जानकारी है, इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कूटने का मतलब ये है कि जितने समय मैं चौराहे पे पहुंचा उतने समय मेरी मैडम पहुंची, यानी दोनों का टाइम क्या है, सेम। टाइम सेम होने का मतलब क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के। जो दूरी होती है वो चाल के समानुपाती होती है, जो चाल होती है वो दूरी के समानुपाती होती है। फिर से सुनिएगा, जिस समय चोर भागा उसी समय पुलिस पीछा करना शुरू किया। मान लीजिए चोर आधे घंटे बाद पकड़ा जाएगा तो पुलिस भी तो आधे घंटे ही दौड़ेगा। आधे घंटे में पुलिस ने पकड़ा मतलब आधे घंटे ही चोर दौड़ा, मतलब टाइम दोनों क्या है, सेम। और अगर टाइम सेम है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस की। यहां एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, रिलेटिव स्पीड के 80% क्वेश्चन में आपको टाइम कांस्टेंट मिलेगा या आप टाइम कांस्टेंट बना सकते हैं। और मैंने आपसे बोला था स्पीड डिस्टेंस टाइम में अगर कोई एक चीज आपको कांस्टेंट मिल गई, आपका 99% काम आसान हो जाता है। चुटकियों में बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है, अभी तक भी निकाला था, आगे भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। तो देखो जब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट, तो देखो स्पीड का रेशियो क्या है बच्चों, 10 और 8। स्पीड 10 किलोमीटर थी और 8 किलोमीटर थी, तो स्पीड का रेशियो क्या है, 5:4, 2 से कट गया। तो दोस्तों डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, क्योंकि यहाँ क्या कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 5:4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितने समय में पुलिस 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने समय में चोर 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यानी पुलिस और चोर की डिस्टेंस का डिफरेंस यहाँ पर कितने का है, 1 यूनिट का है, और यहाँ कितने का है, 100 मीटर का। अब अगर इस चीज को समझने में कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है, 1 यूनिट बराबर 100 मीटर, तो ऐसे समझिए, चोर मान लीजिए यहां भागा, अब पकड़ा गया, तो पुलिस यहां से यहां भागा और जाके पकड़ लिया। पुलिस यहां से यहां गया, चोर यहां से यहां गया। जितने टाइम में पुलिस यहां से यहां गया, चोर उतने टाइम में यहां से यहां गया।
तो ये हो गई चोर की डिस्टेंस और ये पूरी हो गई पुलिस की डिस्टेंस। तो दोनों के डिस्टेंस का अंतर ये बीच वाला ही तो होता है 100 मीटर। तो यहाँ अंतर रेशियो में कितने का था, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 5 में तो 500 मीटर और 4 में कर दूँ तो 400 मीटर। ये 400 मीटर चोर की डिस्टेंस है और ये 500 मीटर पुलिस की। यानी पकड़े जाने से पहले चोर 400 मीटर भागा होगा और पुलिस कितना भागा होगा, 500। पुलिस का 100 मीटर ज़्यादा इसलिए है क्योंकि पुलिस 100 मीटर पीछे से दौड़ना शुरू कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो हमसे डिस्टेंस पूछा था थीफ का, तो हमारा आंसर हो गया 400 मीटर। यानी पकड़े जाने से पहले जो चोर है वो 400 मीटर की दूरी भाग चुका होगा। दोस्तों अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया, बरोबर है, मेथड अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बरोबर लिखिए। बिल्कुल सिंपल चीज़ें, बेसिक सी चीज़ों पर हमें स्टिक रहना है। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम में क्या कांस्टेंट है, और आपको 95% क्वेश्चन में इन तीनों में कुछ ना कुछ कांस्टेंट मिल जाएगा। चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बोर्ड एंड स्ट्रीम हो, चाहे वो आपका ये पूरा चैप्टर क्यों ना हो, आपको बस ढूंढने की देर होती है। पिछले एग्जाम्पल्स में भी, पिछले लेक्चर्स में भी उन्होंने देखो ढूंढ के किया था। बड़े बड़े क्वेश्चन थे बट आसानी से निकल गया था। सेम चीज़ यहाँ पर भी आपका अप्लीकेबल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के इस फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर दिक्कत नहीं आई है तो आइए बिल्कुल सिमिलर से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यानी आज के सेशन का एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो आइए जरा देखते हैं आज के सेशन के एग्जाम्पल नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है और वो क्या कह रहा है। तो मैं चाहूँगा पहले आप जरा क्वेश्चन पढ़ें जब तक मैं इस डेटा को रब करूँ। आज के इस लेसन में मैंने आपको बोला था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमारा चलने का टाइम सेम होगा। जब चलने का टाइम सेम हो गया मतलब टाइम कांस्टेंट का ही कॉन्सेप्ट ज़्यादातर यूज होने वाला है, मतलब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि हमारा आज के सेशन का जो तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, वो क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक पुलिस ने चोर को देखा। पुलिस है और चोर है, और पुलिस और चोर के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपको दे रखा है उन दोनों के बीच की, वो दे रखा है 200 मीटर। मतलब पुलिस ने चोर को देखा तो चोर और पुलिस के बीच की जो दूरी थी वो 200 मीटर थी, 200 मीटर थी। पुलिस की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है और चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपसे कह रहा है बताइए 6 मिनट के बाद पुलिस और चोर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, चोर इधर भाग रहा होगा, पुलिस उसका पीछा कर रहा होगा, तो हमें 6 मिनट बाद इनके बीच की डिस्टेंस का डिफरेंस बताना है। ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। देखो मैं कर रहा हूँ। 11 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि 1 घंटे, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट में ये चल रहा है 1100 मीटर। 1 किलोमीटर में 11,000 मीटर, ठीक। और ये 60 मिनट में चल रहा है 10 किलोमीटर का मतलब 10,000 मीटर। ये मैंने मीटर का टर्म में लिख लिया, ये मीटर चला, ये भी मीटर चला। 11 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे यानी 60 मिनट में चल रहा है 11,000 मीटर, और ये 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब 60 मिनट में, 1 घंटे मतलब 60 मिनट में चल रहा है 1,000 मीटर। तो हमें 6 मिनट बाद डिस्टेंस बतानी है। तो देखो 6 मिनट बाद ये कितना चलेगा, 6 मिनट में ये कितना चल चुका होगा, तो 6 मिनट में ये चलेगा 0 0 कम कर देते हैं 1100 मीटर, और ये जो है 6 मिनट में चलेगा कितना, तो ये चलेगा 1000 मीटर। 6 मिनट बाद दोनों की डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल ली। तो हमसे पूछ रहा है बताइए कि 6 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, ये 1100 यहां से चलेगा और ये 1000 यहां से चलेगा, यानी ये जो चोर है वो पुलिस से ऑलरेडी 200 मीटर क्या है आगे। यानी मैं अगर डिस्टेंस ऑफ पुलिस की बात करूं तो वो तो 1100 मीटर होगा यहाँ से, लेकिन जो डिस्टेंस ऑफ थीफ होगा वो होगा 1000 प्लस 200 यानी 1200 मीटर। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से चलेगा 1000, मतलब इस पॉइंट से कितना है 1200, और इस पॉइंट से पुलिस कितना चला 1100, पुलिस चला 1100, चोर चला 1200। तो जो हमारा आंसर आया यानी डिफरेंस वो कितने का आया 100 मीटर का आया। ये होगा हमारे पास आंसर। फिर से सुनिए, पुलिस चला 6 मिनट में 1100 मीटर और चोर चला 6 मिनट में 1000 मीटर, लेकिन चोर यहां से 1000 चला है, अब पुलिस यहां से कितना चला है 1100।
यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा कि पुलिस ये यहाँ से 1000 चला है, मतलब वो यहाँ से जो चोर है पूरा टोटल कितना चला होगा, 1200 चला होगा। और चोर कितना, पुलिस कितना चला, 1100। मतलब अभी भी डिफरेंस कितने का है, 100 का है। और चोर आगे है, पुलिस कहाँ है, पीछे, क्योंकि चोर ज़्यादा चला है इस पॉइंट से, पुलिस कम चला है, यानी चोर अभी भी आगे और कितना आगे है, 100 मीटर। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसे क्यों निकाल लो, यहीं भी तो डिफरेंस 100 का रहा था। तो देखो दुनिया में दो तरह के छात्र होते हैं, एक होता है जिनका आंसर आता है, दूसरा होता है जो आंसर लाते हैं। अगर आप इसको माइनस करो मतलब आपका आंसर आ नहीं रहा है, आप आंसर ला रहे हैं। अब यहाँ इत्तेफाक से डेटा ऐसा है कि यहाँ भी डिफरेंस 100 आ रहा है और आपके आंसर भी 100 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ना समझ लेना कि ये मतलब यही आंसर हो जाता है। 100 तो कई तरीके से आ जाएगा, इस 200 का आधा कर देंगे तो भी 100 आ जाएगा। तो क्या आंसर मतलब ऐसे निकाल लेंगे? तो आंसर मैच ना करें, प्रोसेस समझिए। ये आपका आंसर होगा 100 मीटर। करने का तरीका आपका ये होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सेकंड या थर्ड एग्जाम्पल जो था इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल था, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस डिस्टेंस निकालना था। तो जब भी डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस पूछे तो एक ही पॉइंट से लोगे, तो इस चीज़ को भी उसमें आगे वाले में इस 200 मीटर को भी क्या करना था, ऐड। तो थीफ में मैंने 200 मीटर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये था आज के सेशन का तीसरा एग्जाम्पल। छोटे छोटे एग्जाम्पल चल रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में लेते हुए चल रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन के चौथे एग्जाम्पल की तरफ। धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल को और हम लोग बढ़ाते हुए चलते हैं। कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स में कोई चेंज नहीं होना है। क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, लेवल का मतलब पूछने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका बढ़ेगा। पनीर वही है, दूध से बनी हुई, बस घर में बनेगी, नॉर्मल बनेगी, रेस्टोरेंट में बनेगी, थोड़ा सा परोस कर आपको दिया जाएगा सजा हो जाके, बस यही होता है। क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में उसी को थोड़ा डेकोरेट करके दिया जाता है, मतलब थोड़ा घुमा कर, जिस पर आप फंस जाते हैं। कॉन्सेप्ट पर स्टिक रहिए, कभी भी क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं। तो दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 men स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम प्लेस। दो व्यक्ति हैं जो एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं, जिसमें से एक की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की स्पीड 5.5 किलोमीटर पर आवर है। दो पर्सन थे जो एक ही स्थान से चलते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर और 5.5 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन सेम है, ऐसा क्वेश्चन में वो कह रहा है। तो कह रहा है कि इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो एक ही दिशा में चलते हैं, व्हाट टाइम इट विल टेक देम टू बी 8.5 किलोमीटर अपार्ट। तो कितने समय के बाद दोनों की जो दूरी होगी, दूरियों का जो दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगी डिस्टेंस का, वो 8.5 किलोमीटर का हो जाएगा। बात जरा ध्यान समझिएगा बच्चों कि दोनों एक साथ चले हैं और कितने समय के बाद कह रहा है कि दोनों की डिस्टेंस का डिफरेंस 8.5 किलोमीटर होगा। यानी यहाँ पे भी टाइम क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि पहला व्यक्ति जितने समय तक चलेगा दूसरा व्यक्ति भी उतने ही समय तक चलेगा और उतने ही समय में दोनों का डिफरेंस कितना हो जाना चाहिए, 8.5 किलोमीटर का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जरा देखते हैं। तो जब यहाँ पे भी टाइम कांस्टेंट है, तो दोस्तों जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के। मैंने आपको बताया था इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको टाइम कांस्टेंट मिलेगा या आप बना सकते हो। चूंकि रिलेटिव स्पीड का ये पहला लेक्चर है तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन अभी मैंने स्टार्टिंग में रखे हैं वो रखे हैं जहाँ पे चलने का टाइम सेम है, क्योंकि हम लोग सिस्टमेटिक इजीली करके एक एक स्टेप बाय स्टेप काम को करेंगे। तो हर चीज़ को समझते हुए चलिए, जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी चवन्नी टाइप, डोरेमोन टाइप क्वेश्चन है, आगे जाके अभी संता बनता मिकी माउस टाइप भी क्वेश्चन आएगा और लास्ट में थाइनोस टाइप क्वेश्चन की तरफ ही हम लोग बढ़ेंगे। तो अब तक जितनी मड़ियाँ विश्व में पड़ी हुई हैं सब तक इकट्ठे कर लीजिए सारे थाइनोस की तरह, ताकि आप जाकर आप पूरे इस ब्रह्मांड में आने वाली विपत्तियों का सामना कर पाए। तो बात करते हैं 5 किलोमीटर और 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, टाइम से में स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूं स्पीड की तो 5 और 5.5 है, यानी स्पीड का रेशियो हो जाएगा 10:11। 5 और 5.5 का अनुपात निकालेंगे तो 10 और क्या आएगा, 11 ही आएगा। तो स्पीड का रेशियो ये है, तो यही किसका रेशियो होगा, डिस्टेंस का भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है, कांस्टेंट, और अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के। तो ये डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस के रेशियो में अंतर कितने का है, 1 यूनिट का। अंतर 1 यूनिट का आ रहा है, 1 यूनिट का अंतर है, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8.5 किलोमीटर। वो कह रहा था अंतर कितना होना चाहिए, 8.5। तो चलो जरा मल्टीप्लाई कर दे 8.5 से, यानी ये हो जाएगा आपका 85 और ये हो जाएगा आपका 93.5। 55 5 कैरी 5 गया, 88 + 5 93। देखो डिफरेंस भी कितने का है, 8.5 का। तो देखो दोनों की डिस्टेंस हमारे पास चली है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए तो पहला व्यक्ति कितनी दूरी तय किया है,
तो हमारा आंसर होता है 85 किलोमीटर। दूसरा व्यक्ति कहाँ तक पहुँच गया है, आंसर होता है 83.5। लेकिन हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो आइए जरा टाइम भी निकाल लें दोस्तों। टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड हमें पता है, टाइम भी निकाल लेंगे तो टाइम आ जाएगा 85/5 यानी 17 आवर्स। 17 घंटे बाद इन दोनों की जो बीच की जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो 8.5 किलोमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। ये इसको करने का तरीका हो गया। दूसरा एक तरीका और भी है, वो क्या है, तो जरा ध्यान दीजिए। देखो दोनों की स्पीड का अंतर कितने का है, 0.5 का। दोनों की स्पीड का अंतर कितने का है, 0.5 का। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास दोनों की देखो स्पीड का अंतर पता है कितने का, 0.5 का। और दोनों की डिस्टेंस का अंतर कितना होना चाहिए, 8.5 का। बस सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया आंसर 17 आवर्स। तो आप इधर से भी कर सकते हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं, जिधर से आपको सही लगे आप उधर से करिए। मैं आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा। चॉइस इज योर्स, आपको तय करना है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंस चूंकि हमें दोनों का पता था, स्पीड का भी पता था और डिस्टेंस का भी पता था, तो इधर से देखो आसानी से हमारे पास वैल्यू निकल गई, 17 आवर्स आ गया। या हम लोग यहाँ से भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 17 आवर्स। तो दोस्तों ये आज के सेशन का चौथा एग्जाम्पल था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में उससे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अगर दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें बरोबर हैं जैसा कि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आइए बढ़ते हैं आज के सेशन के 5वें एग्जाम्पल की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखते हैं दोस्तों 5वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है और उसे कैसे सॉल्व करना है। जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं वो अपने आंसर्स कमेंट में देते रहें। गलत हो सही हो उससे आपको घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आंसर्स अपने दीजिए, गलत होगा तो सही किया जाएगा उसको, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। आंसर देंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी आपकी स्पीड बनेगी और अपनी गलतियों को आप सुधार पाएंगे और सारी चीज़ें फिर से सही कर पाएंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग आज के सेशन के 5वें एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आज के सेशन का 5वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है दोस्तों, आइए मैं जरा पढ़ के आपको समझाऊं। तो 5वां एग्जाम्पल कह रहा है फ्रॉम स्टेशन M एंड N। दो स्टेशन है, एक स्टेशन M है, दूसरा स्टेशन N है। इन दो स्टेशन से M और N से, इन दो स्टेशनों से वो कह रहा है कि दो ट्रेनें चलती हैं, स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की दिशा में एट द स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर पर आवर एंड 75 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। एक ट्रेन यहाँ से चलती है 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी ट्रेन यहाँ से चलती है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो ऐसा कह रहा है, दो स्टेशन है M और N, यहाँ से दो ट्रेनें चलती हैं 125 और 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेम टाइम की बात हम लोग कर रहे हैं। फिर आगे कह रहा है When the two trains meet each other, जब दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, When two trains meet each other, जब दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, At that point, difference between distance travel by them, उस समय उनके द्वारा चली गई दूरियों का अंतर। जब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से मिलती हैं उस समय दोनों गाड़ियों की चली गई दूरियों का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो आपको दे रखा है 40 किलोमीटर का, यानी 40 किलोमीटर का है। तो आपसे कह रहा है फाइंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन M एंड N। तो M और N के बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसको देखो, आप बेसिक फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस D वगैरह मान के सॉल्व कर सकते हो, वो एक अलग चीज़ है। आइए कॉन्सेप्ट से करते हैं। M पॉइंट से एक ट्रेन चली, N पॉइंट से एक ट्रेन चली, इसकी स्पीड 125, इसकी स्पीड 75, दोनों के चलने का टाइम सेम है, यानी टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट। और अगर टाइम कांस्टेंट तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस के। स्पीड बराबर हो गया, इस हमें गिवन है 125 किलोमीटर पर आवर और दूसरी 75 किलोमीटर पर आवर। तो जो रेशियो आया स्पीड का वो आया 5:3। तो टाइम का जो रेशियो आएगा या डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा वो भी कितना आएगा, 5:3। ये हमने डेटा लिख लिया। अब देखो पेपर में आपको जब सॉल्व करोगे तो क्या करना है, आपको डायरेक्ट ये स्टेप लिखना है। मैं आपको समझाने के लिए इतना लिखता हूँ, तो ये ना समझ लेना इतना बड़ा प्रोसेस सर बता रहे हैं। अरे मूर्ख प्राणियों, आधे से ज़्यादा तो मैं क्वेश्चन का डेटा लिख रहा, जो आपको नहीं लिखना होता है, क्योंकि मैं यहाँ आपको समझा रहा। आप डायरेक्टली इस स्टेप को लिखे, 125 75 आपको सीधा दिख रहा है, रेशियो कितना होता है 5:3। डायरेक्ट यहाँ शुरू करो,
ये सब इतना डायग्राम फोटो बनाने की आवश्यकता थोड़ी है। कैटरीना कैफ थोड़ी सामने बैठे हो उसका फोटो बना के उसको इंप्रेस करोगे, कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप इधर रखिए, इसको इंप्रेस करिए तो बहुत सारी कैटरीना कैफ पीछे आपके लाइन में लग जाएंगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो 5:3 आ गया। कितना डिफरेंस है, इसका मतलब कि ये डिस्टेंस 5 तय करके आया तो ये कितना तय करके आया, 2। 5:3 डिस्टेंस का हमारे पास रेशियो आ गया। इसका मतलब ये इधर से 5 आया तो इधर से कितना आया, 3। तो इनके डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आया, 2 यूनिट हमारे पास डिस्टेंस का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में जो डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा है बच्चों, वो आपको दे रखा है 40 किलोमीटर का। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 40 किलोमीटर, तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 किलोमीटर। ये हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आई। हमसे पूछा m और n के बीच की डिस्टेंस बताना है m और n के बीच की। अब मेरी बात जरा समझिएगा, ये इधर से 5 डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, ये इधर से 3 डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, मतलब ये m से इधर 5 गया और ये n से इधर कितना आया, 3। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 8 ही तो हो गया भाई। जब टोटल 8 होगा तभी तो इधर से 5 आया और इधर से 3 आया, यानी टोटल डिस्टेंस m और n के बीच की कितनी हो गई, 8। यानी आपको 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी 8 × 20 यानी 160 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर से सुनना चाहें आप सुन सकते हैं। स्पीड 125/75 थी, डायरेक्शन अपोजिट थी, रेशियो हम लोग ने लिया 5:3 आया। अपोजिट में क्या होता है, दोनों की स्पीड ऐड होती है। अगर रिलेटिव स्पीड सॉल्व करते हो तो मैं डायरेक्ट रेशियो से कर रहा हूँ। अब देखो जितने टाइम के बाद ये यहाँ पहुँचेगी उतने टाइम के बाद ये यहाँ पहुँचेगी। अब इसमें अगर किसी को डाउट है तो ऐसे समझिए, ये 10 बजे चली और ये 10 बजे चली, दोनों का चलने का टाइम मान लो 10 बजे। अब ये 10:15 पर पहुँच गई तो ये भी तो 10:15 पे ही आई होगी, यानी 15 मिनट में तो दोनों ने आके एक दूसरे से मिले, यानी टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सेम। तो स्पीड का रेशियो 5:3, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5:3। यहाँ पर डिस्टेंस का अंतर 2 यूनिट है, ये 5 चली इधर से, ये 3 चली इधर से, तो अंतर 2 का आ रहा है। क्वेश्चन में 40 किलोमीटर था तो 1 की वैल्यू हो गई 20 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस मतलब 5 + 3 8 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली 160 किलोमीटर। ये m और n के बीच की हमारे पास क्या आ गई, दूरी। तो ये आपका था आज के सेशन का 5th नंबर एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। रिलेटिव स्पीड का बिल्कुल बेसिक वेरिएशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में आसान क्वेश्चन चल रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व करें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और जल्दीबाजी में आने की ज़रूरत नहीं है। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, पहले इन सब चीज़ों को क्लियर करते हुए चले, क्योंकि आगे जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो मैं डायरेक्टली इसी तरह से रेशियो का यूज़ करके क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों आज के इस 5वें क्वेश्चन के बाद आइए बढ़ते हैं आज के सेशन के सेकंड लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आइए जरा देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें, आंसर्स बताएं। बिल्कुल इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोग देंगे और सही भी देंगे। क्वेश्चन में आपको पढ़ के समझा दूं दोस्तों, तो आओ जरा क्वेश्चन एक बार पढ़ के समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में 2 ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी। 2 ट्रेनें हैं जो स्टेशन ए और बी से चलती हैं। चलो स्टेशन ए हो गया और स्टेशन बी हो गया। स्टेशन ए और स्टेशन बी से 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलती हैं, स्टेशन ए एंड बी, एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, ईच अदर का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, आगे कह रहा है स्पीड 50 और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ से चलने वाले की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ से चलने वाले की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा है, देखो मैं बिल्कुल आसानी से छोटे मेथड के थ्रू बता रहा, आसान क्वेश्चंस लिए थे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मेरे भरतनाट्यम के जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल बराबर बैठ रहे हैं। मैं जो ये परफॉर्म कर रहा है वो कैसा डांस कर रहा है, वो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हमारा भी अप्रिशिएशन होगा। तो कमेंट में जरूर बताते रहें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसी लग रही है क्लास। और वीडियो एंड होने के बाद भी कमेंट देना ना भूलें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा या बुरा जैसा भी कमेंट हो वो आप जरूर दिया करिए, नेगेटिव भी आप दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम है उसका, ताकि हम उसे इंप्रूव कर पाएँ। तो 50 और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन 2 ट्रेनें चल रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। क्वेश्चन में आगे फिर कह रहा है कि ये ट्रेनें चल तो रही हैं और मिलती हैं एक दूसरे से, ठीक, रेस्पेक्टिवली एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग। जब वे दोनों एक दूसरे से मिलती हैं तो सेकंड ट्रेन हैज ट्रेवल 120 किलोमीटर मोर डिस्टेंस देन फर्स्ट। सेकंड ट्रेन पहली ट्रेन से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करी है। तो बताइए
सेकंड ट्रेन को पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। हमें बताना है सेकंड ट्रेन को पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। तो उसके लिए हमें टाइम के लिए क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस और स्पीड। सेकंड ट्रेन की स्पीड पता है, डिस्टेंस निकल जाए तो टाइम निकल जाएगा। चूंकि दोनों के चलने का टाइम क्या है, सेम, तो अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालूं तो कितना आएगा 5:6। तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा बच्चों, 5:6। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा, आप भी डायरेक्ट लिखिए। 50-60 चलने का टाइम सेम है तो मिलने का टाइम भी सेम होगा। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट का मतलब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो स्पीड का रेशियो हमें पता है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी हमारे पास मिल गया। यहाँ डिस्टेंस का डिफरेंस 1 यूनिट का है और क्वेश्चन में कह रहा है 120 किलोमीटर दोनों का क्या था, अंतर। यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब 5 + 6 11 यूनिट होगा। भाई इधर से 5 आई और इधर से 6 आई, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा 11 × 120 यानी 1320 किलोमीटर। तो अगर मुझसे पूछा गया होता कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है तो हमारा आंसर होता 1320 किलोमीटर। जैसा कि डिस्टेंस पिछले वाले में पूछा गया था, डिस्टेंस पूछता तो हमारा आंसर यही होता। मैंने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, आपसे डिस्टेंस ना पूछ के मैंने आपसे ये पूछ दिया कि सेकेंड ट्रेन को बी से ए तक जाने में पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम ऑफ सेकेंड ट्रेन अगर मैं निकालूं, दूसरी ट्रेन को पूरी दूरी को तय करने में दिया गया समय, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बच्चों। डिस्टेंस ए से बी के बीच की 1320 है और इसकी स्पीड कितनी है 60, यानी 22 आवर्स का समय लगेगा। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। 6 से कट जाएगा, 2 बार में 12, फिर 2 बार में 12, यानी सेकेंड ट्रेन को बी से ए तक जाने में 22 घंटे का समय लगेगा। फर्स्ट ट्रेन का पूछता 1320/50 कर देते, टाइम पता चल जाता। डिस्टेंस पूछता तो आंसर डिस्टेंस होता हमारे पास 1320। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल छोटे छोटे वेरिएशंस लिए हैं आज के लेक्चर में हम लोगों ने, ताकि आप बेस को क्लियर रखें, बेस आपका ये स्ट्रॉन्ग होता जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग थोड़े और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों को थोड़ा फ्लुएंटली यूज़ कर पाएँ, क्योंकि क्वेश्चन आगे जाके अभी थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। गोलियां भी चलेंगी, बंदूक भी चलेंगे, चिड़िया भी उड़ेगी, पक्षी मरेगा, कैंडल भी जलेगा, बंदर खरगोश की बात भी हम लोग करेंगे। तो वैसे बहुत सारे एंटरटेनमेंट टाइप के और बहुत सारे अच्छे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस अभी आगे आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये आज सेशन का छठा एग्जाम्पल था, जो कि आपको बिल्कुल आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज सेशन के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर यानी जवाब कमेंट बॉक्स में दें। कमेंट बॉक्स आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा है। तो ज़रा बताइए क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, तो जाते जाते आप मुझे निराश नहीं करेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सही सही देंगे। थोड़ा सा मैंने और इसको इम्प्रूव कर दिया है, थोड़ा सा और मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको समझाऊं तो आज सेशन का जो आखिरी एग्जाम्पल है यानी क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या कह रहा है, तो आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 2 SUV कार स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम पटना एंड गया। पटना और गया से 2 SUV ट्रेन एक SUV गाड़ियां एक ही समय पर चलती हैं, यानी दोनों के चलने का टाइम क्या है सेम। एक पटना चलती है और एक गया से चलती है। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि दोनों सेम टाइम पे चलती हैं। विच आर 110 किलोमीटर अपार्ट, मतलब पटना और गया के बीच की दूरी 110 किलोमीटर हमें गिवन है। 2 गाड़ियां चलती हैं, एक चलती है पटना से और एक चलती है गया से, और इन दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। आगे वो कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, इफ द टू आर ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, जब टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो वो 1 घंटे बाद मिलती हैं, जबकि जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वो 11 घंटे बाद मिलती हैं। अब मेरी बात जरा समझिएगा, जब वे सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 11 घंटे बाद मिलती हैं, और जब वे अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो आपसे कह रहा है कि जरा बताइए कि फाइंड द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम गया।
तो गया से जो कार है चल रही है उसकी स्पीड क्या होगी, गया यानी इसकी स्पीड क्या रही होगी, कम, क्योंकि ज़्यादा जो भी रही होगी वो हम लोग अभी निकाल लेंगे। गया वाले कार की स्पीड की दूरी निकालनी, स्पीड निकालनी हमें, यानी ये निकालना। चलो हम लोग दोनों निकाल लेंगे, जो भी होगा वो फास्टर या स्लोवर आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब वो सेम चलते हैं, अपोजिट चलते हैं, तो सेम चलने में 11 घंटे मिलने में लगता है, अपोजिट चलने में 1 घंटे लगता है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? अगर मैं पटना वाले की स्पीड को मान लूँ S1, जरा ध्यान समझिएगा, और गया वाले की स्पीड को मान लूँ S2, तो जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट में स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस, यानी S1 माइनस S2, ये स्पीड हो गया, बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस रिलेटिव डिस्टेंस 110 है और टाइम 11 घंटे, मतलब कितना आ जाएगा, 10। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, अगर दोनों के चलने की डायरेक्शन सेम है, जब डायरेक्शन सेम होती है तो स्पीड क्या होता है, माइनस, हमने माइनस कर दिया, स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी, रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस क्या होती है, दोनों के बीच की दूरी, कितना आ गया 110, और टाइम कितना लगा 11, यानी हमारे पास एक इक्वेशन बना कितना 10 का, S1 माइनस S2 इक्वल टू 10। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे केस में कह रहा है कि जब दोनों की चलने की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस, यानी जुड़ जाएगा, और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 110 रहेगा और टाइम कितना हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, अगर दोनों को सॉल्व करें, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2S1 इक्वल टू 120, तो S1 की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास S1 की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर किसी एक इक्वेशन में रख दूँ तो मेरे पास जो S2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50 किलोमीटर पर। तो उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से सुनिए, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होता है, रिलेटिव डिस्टेंस 110, टाइम लगा 11, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 10, एक रिलेशन ये बना। अपोजिट में स्पीड जुड़ जाएगा, स्पीड बराबर रिलेटिव डिस्टेंस 110 है और टाइम लग रहा है 1 घंटे, यानी ये हमारे पास आया 110, रिलेशन नंबर 2 बना। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने से S2 कट गया, 2S1 की वैल्यू आ गई 120, S1 बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। और इस S1 की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कहीं पर भी रख देंगे तो आपके पास S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन को करने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज मैंने जो चीज़ें आपको बताई उसमें आपको कोई संदेह नहीं होगा। कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताएं। आज हम लोगों ने रिलेटिव स्पीड के बारे में बात की थी, बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक एग्जाम्पल्स मैंने लिए थे। कल जब इसी चीज़ को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस आने शुरू होंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे चलने का टाइम सेम नहीं होगा। तो पहले हम टाइम को सेम बनाएंगे, उसके बाद उन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास मिलने के बाद का केस आएगा और बहुत सारी चीज़ें अभी और पढ़नी बाकी हैं। तो ऐसे मेरे साथ जुड़े रहें, हर रोज़ 8:30 बजे इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलिए मेरे साथ। हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसी तरह से मिलते रहिए, घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।